का और खबरों की शुरुआत करेंगे धौलपुर के बसेड़ी से आ रही खबर के साथ, जहां पर विधायक संजय जाटव के 2 ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। वायरल ऑडियो में विधायक को पद का रौब झाड़ते हुए साफ सुना जा सकता है और यह हाल तब जब संजय जाटव कांग्रेस से पहली बार बसेड़ी से विधायक चुने गए। रिपोर्ट देखिए। पहली बार एमएलए बने संजय जाटव का ऑडियो हुआ वायरल। शराब माफिया, अवैध खनन करने वालों की करते दिखे पैरवी। वायरल ऑडियो में विधायक पद का झाड़ते दिखे रौब। जातिगत बातें कर दबाव बनाते दिखे कांग्रेस विधायक। बसेड़ी विधायक संजय जाटव के 2 ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। एक ऑडियो में विधायक संजय जाटव की सरमथुरा थाना प्रभारी गौरव कुमार से बात हो रही है। सच्चाई क्या है? सच्चाई बताओ। शराब बेचता है, ये सच्चाई है। ये हम तुम दोनों के बीच की बात है, हम तुम दोनों के बीच की बात है। आपको बेचता है, शराब बेचता है वो। अरे साहब मुझे मालूम है बेचता है। सच्चाई ये है कि अभी सामान जब्त हुआ क्या उससे? सामान जब्त हुआ है ना। क्या पकड़ा है बताओ। आपको नहीं बता सकता ये बात में। सच में? हाँ बिल्कुल नहीं बता सकते, अभी FIR होने के बाद बता देंगे। सरमथुरा के थाना प्रभारी से बात करने वाला यह शख्स बसेड़ी का विधायक संजय जाटव बताया जा रहा है, लेकिन बातचीत का लहजा बता रहा है कि सूचना मांगने के बहाने थाना प्रभारी पर पद का प्रभाव डाला जा रहा है। साफ साफ बताया जा रहा है कि आप सरकार के नौकर हैं और हम जनता के चुने हुए प्रतिनिधि। हम तो वो काम करेंगे जो कानून का काम है। बात ये नहीं है, पकड़ ली अच्छी बात है। सामान क्या बरामद हुआ मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे। नहीं, मैं आपको नहीं बता सकता ये चीज। अब दूसरा ऑडियो सुनिए, जिसमें जाटव वनपाल संजय तोमर से बात कर रहे हैं और संजय को मिलने का हुक्म सुना रहे हैं, जिससे मानने से वनपाल इनकार कर रहा है। अभी लोकेशन क्या है आपकी तोमर साहब? बोलिए, आदेश करो। हैं? आदेश करो। आपकी लोकेशन कहाँ है अभी? आप बताओ क्या काम है। वायरल ऑडियो क्लिप पर भले ही संजय जाटव लाख सफाई दे रहे हों, लेकिन पूर्व विधायक सुखराम कोहली ने संजय जाटव के खिलाफ जांच की मांग की है। एक जनप्रतिनिधि को सेवा नहीं देती, और मैं तो ये कह रहा हूं कि जिन कर्मचारी और अधिकारियों को धमकाया इन्होंने, अपने जो भी DLOs हैं, जो भी राज्य सरकार के, उनसे मैं मांग करता हूं कि इसके खिलाफ FIR करके जांच कराई जाए। मामला चूंकि कांग्रेस के एक विधायक से जुड़ा है, इसीलिए आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लंबा चलने वाला है। बीजेपी संजय जाटव के बहाने कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए धौलपुर से हरिवीर शर्मा की रिपोर्ट। तो वहीं बीजेपी प्रदेश की सभी 25 सीटों पर जीत की हैट्रिक लगाने का दावा कर रही है। साथ ही बीजेपी नेता और विधायक प्रताप सिंह सिंघवी ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि 400 सीटें जीतने के बाद POK भारत के साथ होगा। रिपोर्ट देखिए। झुंझुनू की सीट बहुत ही अच्छे मार्जिन के साथ हम लोग जीत रहे हैं और हम लोग तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे और 400 पार के नारे को बुलंद करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आने वाले समय में इस चुनाव में हम 400 सीटें तो पार करेंगे। भारतीय जनता पार्टी 370 सीटों से अधिक लेगी और वो दिन दूर नहीं जब POK भारत का हिस्सा होगा। ये दावे हैं बीजेपी नेताओं और प्रत्याशियों के। 25 सीटों पर कमल खिलाने के बीजेपी ने कांटे के मुकाबले में फंसी झुंझुनू सीट को जीतने का दावा किया है। बीजेपी प्रत्याशी शुभकरण चौधरी ने कहा कि झुंझुनू में PM मोदी के चेहरे पर जनता ने वोट किया है और यहां पर भगवा ब्रिगेड जीत का सिलसिला बरकरार रखेगी। तो वहीं हरियाणा की भी सभी सीटों पर कमल खिलेगा। NDA इस बार 400 सीटें जीतेगी। झुंझुनू की सीट बहुत ही अच्छे मार्जिन के साथ हम लोग जीत रहे हैं
और हम लोग तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे और 400 पार के नारे को बुलंद करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और हरियाणा और जहाँ जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं वहाँ के लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि 5वें, 6ठे, 7वें चरण में भी 200 करोड़ के साथ इसी प्रकार आप लोग मतदान करते रहें। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं, सनातन संस्कृति मजबूत हो रही है, देश में फिर राम राज आने की स्थिति में है। बीजेपी के 7 बार के विधायक पूर्व मंत्री प्रताप सिंह सिंघवी ने भी बड़ा दावा किया है। सिंघवी ने कहा कि इस बार 400 सीटें जीतने के बाद एनडीए सरकार पीओके को भारत का हिस्सा बनाएगी और बरसों से अखंड भारत का इंतजार इस बार पूरा होगा। राम मंदिर का निर्माण होने के साथ धारा 370 का खात्मा हो चुका है। अब वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का भारत में विलय होगा। पीएम मोदी इस बार ऐसा करके रहेंगे। वो दिन दूर नहीं जब पीओके भारत का हिस्सा होगा। अखंड भारत का सपना अगर कोई साकार कर सकता है तो देश में एक ही व्यक्ति है, नरेंद्र भाई मोदी, जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की और एनडीए की सरकार बनेगी और हमारा अखंड भारत का सपना, हमारा ये 370 का राम मंदिर का जो भी सपने पूरे किए हैं मोदी जी ने किए हैं, अखंड भारत का और पीओके भारत में फिर से मिले। नेताओं के दावों में कितना दम है ये तो 4 जून को ही पता चलेगा, लेकिन पीएम मोदी के नाम की लहर और उनकी गारंटियों के सहारे बीजेपी नेता दावे करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो वहीं हिंदुत्व के गढ़ में बीजेपी ने एक बार फिर से हुंकार भरी। भीलवाड़ा में बीजेपी की लड़ाई फिर अपने ही पिछले रिकॉर्ड से है। हालांकि कांग्रेस ने सीपी जोशी जैसे हेवीवेट नेता को मैदान में उतारकर बीजेपी के सामने कड़ी चुनौती पेश की, पर मोदी लहर का जादू एक बार फिर भीलवाड़ा में भाजपा का कमल खिला सकता है। रिपोर्ट देखिए। बीजेपी एक बार फिर हिंदुत्व के गढ़ में परचम लहराने को तैयार है। भीलवाड़ा में पार्टी कैडर की मेहनत और अमित शाह की रैली कांग्रेस की तमाम तैयारियों पर भारी पड़ती दिखाई दी। चुनाव के दौरान जय श्री राम का उद्घोष हर जगह सुनाई पड़ा। दामोदर अग्रवाल सियासत के धुरंधर साबित होते दिखाई दिए। दामोदर ने पहले सभी नेताओं से गिले शिकवे दूर किए, सबको एक माला में पिरोया, फिर जीत का समीकरण बनाया। दामोदर अग्रवाल के लिए लोकसभा की लड़ाई कोई आसान नहीं थी। बीजेपी ने सुभाष बहेड़िया का टिकट काटकर उनको मैदान में उतारा था। अग्रवाल का दावा है कि पिछली जीत का वो इस बार रिकॉर्ड तोड़ देंगे। जीत के प्रति इतने आश्वस्त हैं कि पूरे लोकसभा क्षेत्र में घूम घूम कर जनता का आभार जता रहे हैं। यदि चंबल का पानी 2014 में आ गया उनके अनुसार, तो फिर मैदान क्यों छोड़ के भागे? उन्होंने कहा था चंबल का पानी नहीं आएगा तो वापस आऊंगा नहीं। अब फिर 15 साल बाद वापस क्यों लौट रहे हैं? चंबल में 97% पैसा वसुंधरा राजे की सरकार में लगा है। इवन दो 2013 तक, जब तक कांग्रेस का शासन था अशोक गहलोत का, तब तक एक फूटी कोड़ी जमीन पर नहीं उतरी। और भीलवाड़ा की सीट प्रचंड बहुमत से आम जन हमें जिताने को तैयार है। इस बार के लोकसभा चुनाव में पिछली बार के मुकाबले मतदान में 5% की गिरावट आई है। 2019 लोकसभा चुनाव में 65.49% मतदाताओं ने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। बीजेपी प्रत्याशी सुभाष बहेड़िया ने कांग्रेस उम्मीदवार रामपाल शर्मा को चारों खाने चित्त करते हुए प्रदेश की सबसे बड़ी जीत दर्ज की थी। बहेड़िया 6,10,000 से ज्यादा मतों से चुनाव जीते थे। भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र की 8 विधानसभा सीटों में से सिर्फ हिंडौली सीट पर ही कांग्रेस चुनाव जीत पाई। हालांकि भीलवाड़ा सीट पर आरएसएस समर्थित ओम कोठारी चुनाव जीते थे। अब आपको बताते हैं कि भीलवाड़ा लोकसभा की विधानसभा सीटों पर कहां-कहां कितना मतदान हुआ, कौन कहां से और कौन सी पार्टी से विधायक है। भीलवाड़ा विधानसभा में 63.51% मतदान हुआ। यहां से अशोक कोठारी बीजेपी के समर्थित विधायक हैं। मांडल विधानसभा सीट पर 61.88% मतदान हुआ। यहां बीजेपी के उदयलाल भड़ाना विधायक हैं। वहीं मांडलगढ़ विधानसभा की बात करें तो 61.02% मतदान हुआ। यहां से बीजेपी के गोपाल खंडेलवाल विधायक हैं।
शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र से 61.78% के साथ मतदान हुआ। लालाराम बैरवा बीजेपी के यहां से विधायक हैं। जहाजपुर में 60.01% मतदान हुआ। बीजेपी के गोपीचंद मीणा यहां से विधायक हैं। आसीन विधानसभा पर भी बीजेपी के ही विधायक हैं, जहां पर 60.31% मतदान हुआ। जब्बर सिंह सांकला यहां पर विधायक है। सहाड़ा में 55.57% मतदान हुआ। बीजेपी के लादूलाल पितलिया यहां से विधायक है। हिंडौली में 58.55% मतदान हुआ। कांग्रेस के अशोक चांदना यहां से विधायक है। बीजेपी विधायकों ने बड़ी जीत का दावा किया है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता धरातल पे था और हम लोगों ने प्रत्येक घर घर गांव गांव जाकर के हमने काम किया। हमारे जो प्रत्याशी थे भारतीय जनता पार्टी के माननीय दामोदर जी भाई साहब, वो उनको आप सब जानते होंगे कि दामोदर जी को राजस्थान का मोदी कहा जाता है। और दामोदर जी भाई साहब हिंदुत्व के लिए पिछले 50 वर्षों से उन्होंने एक लड़ाई लड़ी है, सनातन की लड़ाई लड़ी है। उसी का नतीजा है कि पार्टी ने उनको इनाम दिया है। 50 वर्षों की लंबी तपस्या के बाद हमारे बीच में एक कार्यकर्ता प्रत्याशी बनकर के आया था। सब कार्यकर्ताओं में अलग ही तरह का जोश था। हम ये सीट 6.5 लाख 7 लाख वोटों से जीतने वाले भीलवाड़ा लोकसभा की। भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र की जो जनता है उन्होंने मोदी जी को देख करके वोट दिया है। 5 लाख से ऊपर वोटों से भीलवाड़ा की सीट निकलेगी। और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता और नेता है वो सब घरों में घुसे रहे, उनको निराश थे। उनके साथ कोई वोटर लगा नहीं, मतदाता लगा नहीं। तो सैकड़ों जगह ऐसी थी जहाँ उनके बूथ ही नहीं लगे। कार्यकर्ताओं में बहुत ज़्यादा उत्साह है और मोदी जी के हाथ मजबूत करने के लिए भीलवाड़ा की सीट 5 लाख वोटों से ऊपर निकलेगी और 1 लाख वोटों से ऊपर मांडल विधानसभा सीट की विधानसभा से जिता के भेजेंगे और मोदी जी का हाथ मजबूत करेंगे। एक तो टिकट में देरी और दूसरा चुनाव प्रबंधन की कमजोरी। सीपी जोशी कांग्रेस के हैवीवेट नेता होने के बावजूद आखिर तक विजयी माहौल बनाने के लिए संघर्ष करते रहे। अपने पिछले संसदीय कार्यकाल को भी सीपी भुना नहीं पाए। वजह साफ थी, बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस का कमजोर संगठन जो जनता को भरोसा ही नहीं दिला पाया कि सीपी भीलवाड़ा के भागीरथ हैं। और उनके प्रयासों की बदौलत ही आज भीलवाड़ा को चंबल का पानी नसीब हो रहा है। अगर सीपी विधानसभा चुनाव की हार के बाद भीलवाड़ा में सक्रिय हो जाते तो शायद हिंदुत्व के गढ़ में कांग्रेस सेंध लगा सकती थी, पर अब ऐसा लगता नहीं दिखाई दे रहा है। भीलवाड़ा में कांग्रेस पार्टी अपने ही प्रयोगों में उलझकर रह गई। पहले दामोदर गुर्जर को लाया गया, फिर उन्हें वहां से शिफ्ट किया गया। सीपी जोशी को जब तक मैदान में उतारा गया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं तक को सीपी साथ ले पाते तब तक मतदान की घड़ी नजदीक आ गई थी। अब बीजेपी हिंदुत्व के गढ़ में एक बार फिर हुंकार भर रही है और जीत के दावे कर रही है, तो कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता और नेता निराश हैं। उन्हें नहीं लगता कि हिंदुत्व के गढ़ में एक बार फिर से वो यहाँ पर पंजे का परचम लहरा पाएंगे। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। और इसी बीच जयपुर से बड़ी खबर, ARL ग्रुप और अक्षत बिल्डर्स पर आयकर विभाग की छापेमारी को लेकर के बड़ी अपडेट मिल रही है। आयकर छापों में बड़े काले धन का खुलासा हुआ है। अब तक 100 करोड़ से ज्यादा की काली कमाई के दस्तावेज आयकर विभाग को मिले हैं। छापेमारी के दौरान 16 किलो से ज्यादा सोना मिला है। ग्रुप संचालकों के अघोषित 13 लॉकर भी सामने आए हैं। छापे की इस कार्रवाई में अब तक 70 लाख रुपए की नकदी मिली है। ARL ग्रुप और अक्षत बिल्डर्स का शेयर ट्रांजैक्शन भी सामने आया, बड़ा फर्जीवाड़ा उसमें, और 50 करोड़ से ज्यादा के शेयर ट्रांजैक्शन के फर्जीवाड़े के दस्तावेज आयकर विभाग को मिले हैं। स्टैचू सर्किल पर निर्माणाधीन एक आलीशान प्रोजेक्ट में भारी अनियमितताएं सामने आई हैं। अक्षत बिल्डर्स के नाम पर प्रॉपर्टी और निवेश में काले धन का इस्तेमाल हुआ। ग्रुप संचालकों ने पारिवारिक संपत्ति वितरण में भी भारी फर्जीवाड़ा किया है और आयकर विभाग की टीमें अभी भी ठिकानों पर जांच कर रही है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी राकेश शर्मा फोन लाइन पर। राकेश, क्या अपडेट है इस बड़ी खबर में? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ये कार्रवाई जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है, इसमें इनके जो काले कारनामे हैं, जो गोरख धंधे हैं, उनका अब खुलासा शुरू हो गया है। दूसरे दिन कार्रवाई में 100 करोड़ से ज्यादा की ब्लैक मनी के दस्तावेज आयकर विभाग के हाथ लगे हैं। लेकिन ये लगभग बहुत बड़ी एक ब्लैक मनी की कार्रवाई आगे जाएगी, क्योंकि सॉफ्टवेयर मिले हैं। उन सॉफ्टवेयर में इनका डेटा जो है वो जमा है। उस सॉफ्टवेयर को जो आयकर विभाग के अधिकारी हैं
विशेषज्ञों की मदद से डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जितना भी इन्होंने जो कैश में या जो नियम विरुद्ध जो कारोबार किया है वो उस सॉफ्टवेयर के अंदर दर्ज है, तो अभी उसको डिकोड नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा जो एक बहुत हाई राइज, बहुत बड़ी एक आलीशान प्रोजेक्ट राजधानी जयपुर में बनाया जा रहा है, जो स्टेच्यू सर्किल, जिसे एक हृदय स्थल भी जयपुर का कहा जाता है, बहुत महंगा प्रोजेक्ट है। वहां पर बड़ी अनियमितताएं सामने आई है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो भारत की सबसे बड़ी जो एस्बेस्टॉस सीमेंट की छत के साथ साथ पाइप बनाने वाली बड़ी कंपनी है, जिसका 400 करोड़ से ज्यादा सालाना का ट्रांजेक्शन है, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने वित्तीय अनियमितताएं और दूसरी जांच एजेंसियों को अंधेरे में रखा है, उसके महत्वपूर्ण दस्तावेज आयकर विभाग को मिले हैं, मोबाइल की चैट मिली है, जिनका विश्लेषण किया जा रहा है। और अब ये कार्रवाई और भी इनसे जुड़े जो दूसरे कारोबारी समूह हैं उन पर आगे पहुंच सकती है, क्योंकि पुख्ता सबूत आयकर विभाग को मिले हैं, जहां पर बहुत बड़ा एक नेक्सस जो टैक्स चोरी का है वो इनसे जुड़ा हुआ है, और उन पर बड़ी कार्रवाई आयकर विभाग कर सकता है। क्योंकि रियल एस्टेट के साथ साथ जो वित्तीय लेन देन का काम इनका है, और जो सीमेंट की साथ साथ दूसरी जो इंडस्ट्रियां हैं उनमें भी बहुत बड़े पैमाने पर इन्होंने निवेश किया है, और जो शेयर ट्रांजेक्शन किए गए हैं उसमें भी भारी अनियमितताएं पाई गई हैं। तो अभी सभी दस्तावेजों को आयकर विभाग के अधिकारी जब्त कर रहे हैं, इनकी जांच की जाएगी, और एक बड़े टैक्स चोरी के खुलासे के पुख्ता सबूत आयकर विभाग के अधिकारियों के हाथ इस कार्रवाई में अब तक लग चुके हैं। लेकिन राकेश, जिस तरीके से बड़े काले धन का यह खुलासा हुआ है, ऐसे में एआरएल ग्रुप और अक्षत ग्रुप के जो संचालक हैं उनके खिलाफ क्या कड़ी कार्रवाई, क्या एक्शन अब आयकर विभाग का हो सकता है? बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से जो दस्तावेज मिले हैं आयकर विभाग इस पर इनकम टैक्स एक्ट के साथ साथ, चूंकि जिस तरीके से इन्होंने कई देशों में इनका कारोबार फैला हुआ है, और शेयर ट्रांजेक्शन में जो कंपनियां बना करके इन्होंने फर्जीवाड़ा किया है, तो इसमें दूसरी जांच एजेंसियां भी सामने आ सकती है, क्योंकि जीएसटी, सीजीएसटी, अन्य दूसरे टैक्स भी इनके उत्पादों पर लगते हैं। साथ ही रियल एस्टेट में जिस तरीके से इन्होंने निवेश किया है, खरीद फरोख्त की है, वहां भी बहुत बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा जो है सामने आया है। तो फिलहाल आयकर विभाग के अधिकारी तमाम दस्तावेजों की जांच करेंगे। रीजनल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस कमेटी जो है उसको ये रिपोर्ट सौंपी जा सकती है, जिसमें सीबीआई, ईडी और सीजीएसटी, जीएसटी सभी एजेंसियां वो इस पर शिकंजा आगे कर सकती है। चलिए राकेश, नजर बनाए रखिए, लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई, राजधानी जयपुर में एआरएल ग्रुप और अक्षत बिल्डर्स पर आयकर विभाग का छापा, जांच लगातार जारी है, और इसी बीच बड़ी काली कमाई का खुलासा होता दिख रहा है। तो वहीं दिल्ली की करोल बाग थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस की टीम ने आरोपी राजेंद्र कुमार मीणा उर्फ एटीएम बाबा को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की टीम ने एटीएम धोखाधड़ी के मामले में राजेंद्र मीणा की गिरफ्तारी की है। पुलिस ने आरोपी के पास से 192 एटीएम कार्ड, नकदी और गोल्ड ज्वेलरी बरामद की है। आरोपी खुद को गरीबों का रॉबिनहुड बताता है। बताया यह जा रहा है कि आरोपी भारतीय सेना में 18 साल तैनात रहा और इसी दौरान सेवा से बर्खास्त किया गया था। आरोपी मूल रूप से नीम का थाना जिले का रहने वाला है। सेंट्रल दिल्ली में करोल बाग थाना पुलिस के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया गया है जिस पर चीटिंग के कई मामले दर्ज हैं। लेकिन इस आरोपी की अगर बात करें तो इस आरोपी को राजस्थान के एक गांव में उसे गरीबों का रॉबिनहुड कहते हैं। गिरफ्तार आरोपी का नाम राजेंद्र कुमार मीणा उर्फ एटीएम है और इसके खिलाफ दर्ज मामलों की अगर बात करें तो इसके खिलाफ पिछले काफी समय से तकरीबन 1.5 से 2 दर्जन इसके खिलाफ मामले दर्ज है, जिसमें कि दिल्ली के साथ साथ राजस्थान में भी कई मामले इसके खिलाफ दर्ज हैं। और जिस तरह से अगर तमाम मामलों की अगर बात करें तो इसके खिलाफ जब दिल्ली पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया गया तो पता। तो वहीं टोंक में फर्जी अभ्यर्थी से परीक्षा दिलाने के मामले में आरोपी रामलाल मीणा को आखिरकार कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 5 दिन के रिमांड पर कोर्ट ने सौंप दिया है। जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी रामलाल मीणा ने परीक्षा दिलवाने के लिए हनुमान मीणा को 2 लाख रुपए दिए थे। डमी कैंडिडेट से परीक्षा दिलाने का मामला। आरोपी रामलाल की कोर्ट में पेशी। 5 दिन की रिमांड पर आरोपी रामलाल।
आरपीएससी परीक्षा में पेपर लीक और फर्जी परीक्षार्थियों से परीक्षा दिलाने के मामले में अब तक जांच में बिलोता गांव से 3 नाम सामने आ चुके हैं। सबसे पहले उनियारा क्षेत्र के ट्रेनी थानेदार चेतन मीणा को जयपुर में गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद उनियारा के बिलोता निवासी हनुमान मीणा का नाम सामने आया, जिसकी एसओजी को तलाश है। इस मामले में आरोपी रामलाल मीणा को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। डम्मी कैंडिडेट के बारे में जो है मुकदमा दर्ज हुआ है। रामलाल मीणा जो है वो सेकंड ग्रेड जो है संस्कृत विभाग के एसएस के एग्ज़ाम में बैठा था। उसकी अभी जो है डॉक्यूमेंट रिव्यू जो लिस्ट निकलती है उसमें उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अजमेर आरपीएससी बुलाया गया था। तो उसमें पाया गया कि इसकी जगह कोई और कैंडिडेट बैठा है, जिसकी क्या है जो अजमेर में एफआईआर दर्ज होकर के 0 एफआईआर यहाँ ट्रांसफर हुआ है मुकदमा। जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी रामलाल ने गांव के ही हनुमान मीणा से अपनी जगह बिलोता गांव के ही हनुमान मीणा से परीक्षा दिलवाई, जिसके एवज में 2 लाख रुपए भी दिए गए। फर्जीवाड़े का खुलासा आरपीएससी 2022 वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा के दस्तावेजों की जांच से हुआ। टोंक जिले के रामलाल मीणा ने आरपीएससी सेकेंड ग्रेड की परीक्षा में अपनी जगह दूसरे अभ्यर्थी को बिठाकर परीक्षा पास कर ली, लेकिन आरपीएससी ने दस्तावेज जांच के दौरान बड़ा फर्जीवाड़े का खुलासा करते हुए आरोपी रामलाल मीणा को टोंक पुलिस के हवाले कर दिया। आज पुलिस ने कोर्ट में पेश कर 5 दिन की पुलिस रिमांड मिली है। जांच में खुलासा हुआ कि वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत शिक्षा विभाग भर्ती परीक्षा 2022 के मामले में अभ्यर्थी रामलाल ने सामाजिक विज्ञान में ऑनलाइन आवेदन किया था। आयोग ने 12 फरवरी 2023 को सामान्य ज्ञान और 13 फरवरी को सामाजिक विज्ञान की परीक्षा आयोजित की। डमी कैंडिडेट से परीक्षा दिलवाकर रामलाल मीणा परीक्षा में पास भी हो गया, लेकिन आरपीएससी ने दस्तावेज सत्यापन के दौरान उसका भांडाफोड़ कर दिया। आरपीएससी 2022 से जुड़ा यह पूरा मामला है। फरवरी 2023 में परीक्षा हुई। टोंक शहर के सुभाष बाजार में दरबार स्कूल में परीक्षा सेंटर आया था और रामलाल मीणा की जगह हनुमान मीणा ने परीक्षा दी। आरपीएससी ने दस्तावेज की जांच के दौरान 15 मई को इस पूरे फर्जीवाड़े का खुलासा किया। अजमेर की सिविल लाइन पुलिस ने 0 एफआईआर दर्ज करने के बाद पूरा मामला टोंक पुलिस को सौंपा। टोंक पुलिस की एडिशनल एसपी गीता चौधरी पूरे मामले की जांच कर रही है। न्यूज़ 18 राजस्थान, दौलत पारिक, टोंक। तो खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त तो भरतपुर में भी एक बस ड्राइवर ने इसी तरह की गलती की और 7 मुसाफिरों को मौत के मुंह में धकेल दिया। ये रिपोर्ट देखिए। भरतपुर में रफ्तार का कहर, बस ने मारी ट्रक को टक्कर। 4 महिलाओं समेत 7 की मौत, 8 घायल। जरा सी लापरवाही जान पर पड़ी भारी। ट्रक में पीछे से आ रही बेकाबू बस ने ऐसी टक्कर मारी कि सफर का आनंद ले रहे मुसाफिर लाश बनकर रह गए। कईयों के जिस्म के हिस्से सड़क पर ही बिखर गए। तस्वीरें बता रही हैं कि हादसा कितना भयावह रहा होगा। दोपहर तकरीबन 1 बजे जयपुर आगरा नेशनल हाईवे पर हलैना थाना क्षेत्र के सरसेना के पास भीषण रोड एक्सीडेंट हुआ। ट्रक में पीछे से उत्तर प्रदेश रोडवेज बस ने टक्कर मारी। पुलिस के मुताबिक हादसे की वजह बस ड्राइवर की लापरवाही रही होगी। जयपुर आगरा हाईवे सरसेना गांव के पास में ये एक्सीडेंट हुआ है। इसमें एक चलते हुए ट्रक में पीछे से यूपी रोडवेज की एक बस ने टक्कर मार दी। प्रथम दृष्टया जो तथ्य पुलिस के समक्ष आए हैं उसमें लापरवाही बस ड्राइवर की सामने आई है। बाकी घटना की सूचना पर नेशनल हाईवे की टीम और पुलिस मौके पर पहुंची। सड़क पर पसरे कटे अधकटे शवों को देखकर पुलिस के भी पसीने छूट गए। बड़ी मुश्किल से पुलिस ने बस में पड़े घायलों को अस्पताल पहुंचाया। हादसा इतना जबरदस्त था कि बस के परखच्चे तक उड़ गए। मिली जानकारी के मुताबिक बस यूपी के अलीगढ़ से सवारियों को भरकर
भरतपुर के रास्ते जयपुर आ रही थी, तभी हलेना पर खड़े हुए ट्रक में पीछे से उसने टक्कर मार दी। परिवार के साथ मेहंदीपुर बालाजी जा रहे एक यात्री के मुताबिक बस जयपुर जा रही थी। बस ड्राइवर ने ओवरटेक किया था। जब ब्रेक नहीं लगी तो उसने चलते ट्रक में बस घुसा दी। इसके बाद ट्रक काफी दूर तक घसीटता ले गया। भरतपुर के आरबीएम हॉस्पिटल में भर्ती घायल बस यात्री सूर्य प्रताप सिंह ने बताया कि बस ड्राइवर की गलती से हादसा हुआ। खड़े ट्रेलर में मारी है। बस में करीब कितनी सवारी होंगी? बस तो भैया पूरी भरी थी और लोग खड़े हुए थे, कम 65 लोग होंगे। कहाँ से आ रही थी बस, कहाँ जा रही थी? बस अलीगढ़ से आ रही थी और जयपुर जा रही थी। आप कहाँ के रहने वाले हो? हम शाहजहांपुर के रहने वाले हैं। आप कहाँ जा रहे थे? हम जा रहे थे सीकर। वैसे इस बस से तो जयपुर तक जा रहे थे करीब। कितने लोग और थे आपके साथ में? हमारे साथ में 2 लोग थे। घायल हुए यात्रियों को भरतपुर के आरबीएम अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा। इलाज के दौरान एक और महिला की मृत्यु हो गई। अधिकतर यात्रियों के सिर में चोट आई है। मेडिकल स्टाफ ट्रॉमा वार्ड में घायलों के इलाज में लगातार जुटा है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए भरतपुर से दीपक पुरी की रिपोर्ट। और चलिए अब बात करेंगे आग के तांडव की। प्रदेश के 2 अलग अलग जगहों से भीषण आग के कहर की तस्वीरें मिली हैं। आपको बता दें कि पहली तस्वीर अजमेर की, जहां पर श्रीनगर के इलाके में टायर फैक्ट्री में भीषण आग लगी। फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूरों को भागकर अपनी जान बचानी पड़ी। दूसरी तस्वीर बीकानेर के खाजूवाला की, जहां पर एक कार गैरेज में भीषण आग लगी, जिसमें 4 कारें और 4 बाइक जल करके खाक हो गईं। 2 अलग अलग तस्वीरें हैं अलग अलग जगहों की। प्रदेश में अजमेर और बीकानेर के खाजूवाला में आग का तांडव देखने को मिला है। तो अजमेर जिले के श्रीनगर थाना इलाके में एक टायर फैक्ट्री में आग लगी दोपहर को, और आग बढ़ते ही धुआं उठने लगा। फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूरों ने बाहर भागकर अपनी जान बचाई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर इस आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। श्रीनगर थाना पुलिस अब मामले को लेकर जांच कर रही है। एएसआई श्रवण सिंह ने जानकारी दी है कि थाना इलाके में शुक्रवार को करीब 12:30 बजे बालाजी टायर फैक्ट्री में आग लगी थी। सूचना पर पुलिस पहुंची थी। किशनगढ़, अजमेर और अन्य जगहों से 3 से 4 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौके पर बुलाई गई। जानकारी के मुताबिक फैक्ट्री मालिक को काफी नुकसान हुआ है। ये हमें सूचना प्राप्त हुई थी कंट्रोल रूम में कि श्रीनगर गांव है, उसमें कोई जो टायर प्लांट होता है जिससे वो उसको रिसाइकिल करते हैं, उसमें उसके प्लांट में आग लगी हुई थी। हमने यहाँ से हमारी एक गाड़ी सेदरिया फायर स्टेशन से रवाना करी थी। फिर वहाँ से वापस सूचना आई कि आग थोड़ी ज़्यादा है, तो हमने एक गाड़ी यहाँ से और रवाना करी। बाकी गेल की गाड़ी भी गई हुई थी और तीन गाड़ियाँ हमारी काम कर रही थी वहाँ पे, और बाकी कंट्रोल हो गई आग, पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया। नहीं, कोई जनानी नहीं हुई। तो वहीं बीकानेर के खाजूवाला में अग्नि का तांडव देखने को मिला, जहां पर एक कार गैरेज में आग लगी और 3 कारें इस दौरान गैरेज में थी। 4 बाइक भी थी जो जलकर खाक हो गई। जानकारी के मुताबिक गैस लीकेज के चलते यह हादसा हुआ था। जो तस्वीरें आई हैं वो वाकई चिंता पैदा करने वाली तस्वीरें हैं कि किस तरीके से भीषण आग लगी। पुलिस की सूझबूझ से बड़ा हादसा होते होते हालांकि टल गया। पुलिस ने टैंकरों से इस आग पर काबू पाया। और इसी बीच बाड़मेर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर दिन दहाड़े एक भूखंड पर कब्जा करने की कोशिश की गई है। इस भूखंड का मालिक और महिलाओं पर बदमाशों ने सरेआम हमला किया और कानून व्यवस्था को भी खुली चुनौती दी है। भूखंड में कंटेनर रख करके कब्जा करने की कोशिश की गई। भूमाफिया के लोग इतने हावी है कि ना इनको पुलिस का डर है ना प्रशासन का। तस्वीरें देखिए, पुलिस ने लाठियां, कुल्हाड़ी, कंटेनर, हाइड्रा क्रेन जब्त की है। बाड़मेर शहर के नेहरू नगर इलाके की घटना की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। ये बड़ी जानकारी। गाड़ियों में सवार होकर के 3-4 दर्जन बदमाश यहां पर मौके पर पहुंचे। हथियार लहरा करके भूखंड के मालिक और महिलाओं के साथ मारपीट की, अभद्रता की, भूखंड में कंटेनर रख करके कब्जा करने की कोशिश की। कोतवाली के थानाधिकारी समेत पुलिस मौके पर पहुंची और यहां से लाठियां, हथियार बरामद किए गए। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी
प्रेमदान देता फोन लाइन पर है। प्रेमदान, कैसे इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, अभी क्या अपडेट है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये बाड़मेर शहर के नेहरू नगर जो कि पोस्ट कॉलोनी है, यहाँ पर एक भूखंड के ऊपर अवैध रूप से कब्जे को लेकर के विवाद हुआ है, जहाँ पर एक कंटेनर हाइड्रा के लिए लाकर डाला गया और उसके बाद में विवाद में झगड़ा हुआ। यहाँ पर मौके से जो फावड़ा है, इस तरह की लाठियां हैं, वो बरामद हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और वहां पर अभी फिलहाल माहौल जो पहले गरमाया हुआ था उसको शांत कर दिया गया है। कुछ लोगों को तितर बितर किया गया है और उसके बाद में पुलिस ने भूखंड मालिक को दोनों से इसके कागजात मंगवाए गए हैं ताकि किसका भूखंड था और कौन कब्जा कर रहा था इसकी पड़ताल की जा सके, ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। जी, तो फिलहाल किसी की गिरफ्तारी हुई है, क्योंकि चोटें भी आई है, और क्या कोई एफआईआर दर्ज की गई है पीड़ितों की ओर से? भी फिलहाल मौके पर पुलिस पहुंची है, क्योंकि तुरंत अभी का ही मामला है तो पुलिस पहुंची है। इसके बाद में जैसे ही ये माहौल एक बार शांत होने के बाद में दोनों पक्ष बिल्कुल प्रेमदान नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। तो वहीं एशिया की सबसे बड़ी मंडियों में से एक मुआना मंडी में आढ़तियों की आड़ में माफियाओं ने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं और इसी के चलते मुआना मंडी को माफिया से मुक्त करवाने और मंडी सचिव से मुलाकात कर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ व्यापारियों ने कार्रवाई की मांग की है। इन व्यापारियों का कहना है कि मुआना सब्जी मंडी में आढ़तियों ने मांसाखोर और फुटकर विक्रेताओं के साथ साथ बड़ी संख्या में दलालों को भी नियम विरुद्ध शामिल कर लिया है। इसकी वजह से पूरे मंडी परिसर में किसानों के साथ साथ व्यापारियों की समस्याएं बढ़ गई है। मंडी में प्रशासन और अतिक्रमणकारियों की आपस में झड़प हुई, जिसके बाद व्यापारी संघों ने प्रशासन का समर्थन किया है। व्यापारी प्रशासन के समर्थन में कार्रवाई की मांग कर रहे हैं कि आखिरकार मंडी से जो माफिया राज है वो खत्म किया जाए। एशिया की सबसे बड़ी मंडियों में से एक मुहाना मंडी में इन दिनों अतिक्रमणकारियों ने प्रशासन की नाक में दम कर रखा है। मंडी में लगातार मांसाखोर और विक्रेताओं के नाम पर बाहरी असामाजिक तत्व जमा होते हैं जो न सिर्फ व्यापारियों को परेशानी करते हैं बल्कि यहां आने वाले किसानों के लिए भी बड़ी समस्या बने हुए हैं। हाल ही में जिस तरीके से मंडी प्रशासन द्वारा इन मांसाखोर और माफिया को बाहर करने की कोशिश की गई तो लगातार यहां पर तनाव बढ़ा। जो यहाँ पर सुरक्षा कर्मी हैं उनके साथ मारपीट की गई, जो महिला प्रशासक अधिकारी है उसके साथ भी बदतमीजी के आरोप यहाँ पर सामने आए। हमारे साथ व्यापारी हैं मंडी के, जिनसे बात करते हैं। पीएल प्रजापति जी, किस तरह की समस्या मंडी में है और किस तरीके से माफिया आगे बढ़ रहा है, क्या प्रशासन की नीयत है, किस तरह कार्रवाई है? यहाँ पे किरायाखोरी आगे बढ़ रही है। 15 साल हो गए इस मंडी को आए हुए है। 15 साल पहले एक और मंडी बनी है 2008 में सेकंड फेज की, जहाँ हजारों दुकानें बनी हुई है, हजारों व्यापारियों में पेट का सवाल है। और ये इतनी एशिया की इतनी बड़ी मंडी है और एक सीमित एरिया में व्यापार सिमट रहा है। व्यापारी 15 साल से बेचारे यहाँ बैठे हुए हैं और कई लोग किराए में बैठे हुए हैं, तो उनके साथ पीड़ा है, उसको समाधान आपके माध्यम से हम करना चाहते हैं। कुल कितनी दुकानें यहाँ पर हैं, व्यापारी कितने हैं और अतिक्रमणकारी कितने हैं? देखो यहाँ पे क्या हजारों की संख्या में पनप गए हैं और अभी प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। अगर ये कार्रवाई नहीं होगी ना तो और भी प्रत्येक वर्ष हजारों आदमी पनपते हैं यहाँ पे। आने वाले समय में बहुत तगड़ी दिक्कत हो जाएगी हम लोग के लिए। पर्सन अविनाश शर्मा के साथ राकेश शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। और चलिए अब बात करेंगे मिलावट के खिलाफ कार्रवाई की, क्योंकि प्रदेश में मिलावटखोरों के खिलाफ खाद्य विभाग का ताबड़तोड़ एक्शन चल रहा है। टीवी स्क्रीन पर इस कार्रवाई से जुड़ी दो अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जयपुर की, जहां पर बड़ी मात्रा में मिलावटी घी का स्टॉक जब्त किया गया है। यह बड़ी कार्रवाई है जो जयपुर में हुई है। दूसरी तस्वीर है अजमेर की, जहां पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने घी तेल की दुकान पर कार्रवाई की है। जयपुर से बड़ी मात्रा में मिलावटी घी जब्त हुआ है जो श्री सरस ब्रांड के नाम से बेचा जा रहा था और अब लगातार जांच इसे लेकर जारी है। तो वहीं अजमेर की तस्वीरें भी, जहां पर भी मिलावटखोर लगातार सक्रिय है और मिलावटखोरों के खिलाफ यहां पर खाद्य विभाग की तरफ से एक्शन लिया गया है।
तो वहीं खाद्य सुरक्षा आयुक्तालय ने जयपुर में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया और बड़ी मात्रा में नकली घी का स्टॉक जब्त किया है। अतिरिक्त खाद्य सुरक्षा आयुक्त पंकज ओझा के निर्देशन में यह कार्रवाई की गई है। पंकज ओझा ने जानकारी दी है कि विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया में यह कार्रवाई की गई। इस दौरान मौके से 13,700 लीटर घटिया घी जब्त किया गया है। श्री सरस के नाम से घी दमन में बना करके जयपुर में सप्लाई किया जा रहा था। फिलहाल विभाग ने घी के सैंपल इकट्ठा किए हैं और उन्हें जांच के लिए भिजवाया, लेकिन प्रारंभिक तौर पर इस घी में से बदबू आ रही थी। घटिया क्वालिटी का यह घी धड़ल्ले से बाजार में बेचा जा रहा था। तो लगभग 13,500 लीटर 13,500 लीटर का घी यहाँ पे मिला है। 350 के आसपास खरीदना बताया इन्होंने और 390-400 के आसपास भेज देते हैं। 650 की तो इस पे लिखी है MRP ये वाला घी। पूर्व में शेखावटी में और भी राजस्थान के कुछ इलाकों में इसकी सप्लाई चेन है। महेंद्र जी कब से चल रहा है? 2018 से इनका काम चालू है। उधर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने अजमेर में आजाद मोहल्ले में एक घी तेल की दुकान पर कार्रवाई की। इस कार्रवाई के दौरान टीम ने दुकान से देशी घी के नमूने जांच के लिए इकट्ठे किए हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम से केसरी नंदन ने जानकारी दी है कि आजाद मोहल्ला गली में स्थित घी तेल की दुकान पर देसी घी की सैंपलिंग की गई। दुकान में डेयरी मिल्क ब्रांड का घी है और अन्य 2 ब्रांड भी है जिनकी भी सैंपलिंग की गई है। पूर्व में भी इस दुकान से लिए गए घी के सैंपल फेल हो गए थे और इसीलिए यहां पर एक बार फिर से कार्रवाई हुई है, लेकिन यह दुकान बंद नहीं हुई जो लगातार नकली घी लोगों तक पहुंचा रही है। संजय के यहाँ पे दुकान पे ये घी की सैंपलिंग की गई है। यहाँ पर डेयरी मिल्क ब्रांड का घी है, 1-2 ब्रांड और हैं जिनकी अभी सैंपलिंग करके इनके पूर्व में भी सैंपल फेल हुए थे, इसीलिए ये पुनः इनके यहाँ पे कार्रवाई की गई है। तो वहीं अलवर बाल कल्याण समिति ने उत्तर प्रदेश के बलिया से भाग करके राजस्थान आने वाली दोनों बच्चियों को वापस अपने माता पिता को सौंप दिया है। दरअसल दोनों बच्चियों को मोबाइल फोन देखने और पढ़ाई नहीं करने के चलते माता पिता ने डांटा था, जिससे नाराज होकर के ये दोनों भाग करके बलिया से राजस्थान आ गई थी। ये दोनों बहनें 12 मई को घर से निकली थी। परिवार ने नाते रिश्तेदारी और आसपास तलाश किया लेकिन पता नहीं चला और इसके बाद अलवर पुलिस को बेटियों के मिलने पर परिजनों को सूचित किया गया। माता पिता लेने आए तो बेटियां भावुक होकर रोने लगी। दोनों बच्चियों जिनमें 12 और 13 साल की बच्चियां हैं 5वीं कक्षा में पढ़ना बता रही हैं। पुलिस दोनों को 12 मई को पुलिस को ये भिवाड़ी में मिली थी। मामले में बोले थे इस बात के लिए नाराज है। किस बात को लेकर नाराज थे? पढ़ाई लिखाई के बारे में बोले थे, इस बात के लिए नाराज है। कब वहाँ से आए? 12-13 तारीख में ये लोग आए थे घर से। ये दोनों बालिकाएं अपने परिवार से वहाँ से नाराज होके और घर से चलती थी। यहाँ भिवाड़ी पहुँचने पर पुलिस द्वारा लावारिस मिलने पर माननीय सदस्य के समक्ष पेश किया गया था बालिकाओं को। फिर बालिकाओं को देख रेख और संरक्षण की मानते हुए आरती बालिका गृह में दोनों बालिकाओं को प्रवेश दिया गया। तो चलिए इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।